परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, इसमें तो पहला टॉपिक आता है, वो आता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। ठीक है, इसी पे सारा पीएनसी स्टैब्लिश है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग समझ लिया ना आपने, पूरा पीएनसी इसी पे कलेक्ट है। इसमें दो रूल होते हैं, एक होता है एडिशन रूल, क्या होता है, सॉरी पहले मल्टीप्लिकेशन रूल करते हैं। ये पढ़ा होगा आपने एनसीईआरटी में, किसी को याद है बताइए मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है? आपने पढ़ा है, याद है कुछ? और कौन बताएगा? मल्टीप्लिकेशन रूल में क्या करते हैं? एक काम कितने वेज में हो सकता है उसके एग्जांपल था उसमें लेटर बॉक्स में नंबर ऑफ वेज फॉर द लेटर टू वेज नहीं, सही बात है, तो उसमें मल्टीप्लाई क्यों होगा, ऐड क्यों नहीं होगा? जैसे दो काम है, आपने बताया एक में शूज पहनना है, उसके 3 वेज है, शूज के बाद टी शर्ट पहनने के 2 वेज, टोटल वेज 3 into 2 होंगे, 3 दोनों काम करने से होती है। इसमें 3 एक चूज करेंगे, 3 इफेक्ट एक, तो ऐसे कितने बदल? सही बात। मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, कोई भी काम है, कोई भी जॉब है, क्वेश्चन करना भी एक जॉब ही है ना। जैसे बोले कि ऐसे कितने नंबर है 4 डिजिट के जो 11 से डिविजिबल है, 4 डिजिट के ऐसे कितने नंबर है जो 11 से डिविजिबल, ये चेक करना है। तो क्या करेंगे, हमारा काम क्या है, हमारा जॉब है 4 डिजिट का नंबर बनाना, सच दैट कि वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाए। अब उस जॉब को पूरा करने के लिए आपको इन 4 प्लेसेस को फिल करना पड़ेगा। इन 4 प्लेसेस में जितने तरीके से नंबर को डाल सकते हो, सच ए वे दैट कि उसका क्या हो, वो नंबर डिविजिबल हो 11 से, है ना। तो इसको फिल करना पड़ेगा, इसको 4, मतलब एक जॉब के 4 पार्ट है। 1000 प्लेस पे क्या क्या आ सकता है, 100 प्लेस पे क्या आ सकता है, 10 प्लेस पे क्या आ सकता है, 1 प्लेस पे क्या आ सकता है ना। तो ये एक जॉब के बहुत सारे पार्ट हैं। तो अगर जैसे मान लीजिए एक, जैसे आप हो, युवान है ना, कोई भी है ना, तो अगर आपको पार्टी के लिए ड्रेसअप होना है तो आपके पास 3 जीन्स है मान लो, 4 टी शर्ट है। कंडीशन ये है कि जीन्स और टी शर्ट ये सारे डिफरेंट डिफरेंट है, कोई भी जीन्स कॉपी नहीं है, अलग अलग जीन्स है, अलग अलग टी शर्ट्स है। कंडीशन ये है कि आपको ये जीन्स और ये टी शर्ट दोनों डालना कंपलसरी है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू ड्रेस अप? 12। कैसे? क्योंकि आप जीन्स 1 चूज करते हो, उसके लिए 4 ऑप्शन है आपके पास। जीन्स 1 के साथ 4 ऑप्शंस बनेंगे, वैसे जीन्स 2 के साथ भी 4 ऑप्शन बनेंगे, और जीन्स 3 के साथ भी 4 ऑप्शन बनेंगे। तो 1 के साथ 4 ऑप्शन है, तो 3 के साथ 3 into 4। यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है? यूनिटरी मेथड, जो यूनिटरी मेथड पढ़ा ना बचपन में, वही लग रहा है कि मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, क्योंकि 1 के लिए 4 ऑप्शन है, तो 3 के लिए 3 into 4। हाँ, अब एक और ले लेते हैं, आपको 2 शूज भी है, अब जीन्स टी शर्ट और शूज तीनों डालना कंपलसरी है। तो अब कितने तरीके से ड्रेसअप हो सकते हैं? 24, क्योंकि 12 तरीके तो जीन्स और टी शर्ट डालने के हैं। इसमें से जो एक तरीका होगा उसके लिए 2 नए तरीके बन जाएंगे, फिर दूसरे के लिए नए तरीके बन जाएंगे 2, ऐसे करते करते जो 12वां है उसके लिए भी 2 तरीके बन जाएंगे।
है ना, तो हर एक का 2 है, तो 12 का 24 हो जाता है। समझ रही हो? तो कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे? जब आपको ऐसा सिचुएशन आए कि कोई जॉब है, हमारा जॉब क्या है, ड्रेसअप होना, और उस जॉब के बहुत सारे पार्ट हैं और हर एक पार्ट करना जरूरी है। तो फाइनल जॉब करने का जो वेज होगा ना, हर एक पार्ट करने के वेज को इंटू करने से आ जाएगा। जैसे मैं बोलूँ कितने वेज है ड्रेसअप हो सकते हैं, तो जींस पहनने के कितने वेज है, 3। टी शर्ट डालने के कितने वेज है, 4। शूज डालने के कितने वेज है, 2। तो इसको इंटू करोगे तो आपको टोटल वेज ऑफ गेटिंग ड्रेसअप हो जाएगा। समझे बात को? तो कहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे? जब कैसा सिचुएशन आए, ऐसा कोई सिचुएशन आए जिसमें क्या हो, एक जॉब के बहुत सारे पार्ट है और सारे पार्ट करना कंपलसरी है, सारे पार्ट करना कंपलसरी है। तो फाइनल जॉब करने के बेस कैसे निकालेंगे? हर एक पार्ट करने के बेस को इंटू कर देंगे। समझे बात? पक्का? मैं लिखा नहीं रहा हूँ थ्योरी, ऐसे इतना ही लिख लो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के लिए लिखना चाहोगे तो। हो गया? लिख समझ गए? मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है? ऐसे एक एडिशन रूल भी होता है। एडिशन रूल, एडिशन रूल में क्या करते हैं, जैसे मान लो आप किसी आइलैंड पे हो, ठीक है, उस आइलैंड से बाहर जाने के 3 एयरवेज हैं, 3 एयरलाइंस हैं अलग अलग कंपनी के, और 2 शिप्स हैं अलग अलग कंपनी के। मैं बोला इन हाउ मेनी वेज कैन यू लिव दिस आइलैंड? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। आपको खुद से वो ऐसा फील आ रहा है कि ये ऐड होना चाहिए कि कम, क्योंकि वो या तो एयर से जाएगा या वाटर से जाएगा, दोनों से नहीं जा सकता एट द सेम टाइम। तो अगर एयर से जाएगा तो 3 ऑप्शन है, और वाटर से जाएगा तो 2 ऑप्शन, टोटल 5 ऑप्शन। जैसे एक और एग्जाम्पल ले लेता हूँ एडिशन रूल का। जैसे मान लो आपने 12th के बाद अप्लाई किया कॉलेज में, आपने बाहर भी अप्लाई किया, यूएसए, यूएसए में 3 कॉलेज से ऑफर आ गया आपको, ठीक है। इंडिया से 4 कॉलेज से ऑफर आ गया, जर्मनी से 3 कॉलेज से ऑफर आ गया, और आपसे पूछा जाए आपको फुल टाइम कोर्स ज्वाइन करना है, तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू ज्वाइन ए कॉलेज? या तो आप यूएसए जाओगे तो 3 ऑप्शन ये है कि इन तीनों में से कोई एक कॉलेज ज्वाइन करोगे, इंडिया में रहोगे तो इन चारों में से कोई एक करोगे, जर्मनी जाओगे तो इन तीनों में से करोगे, मतलब टोटल 10 में से कोई एक कॉलेज ज्वाइन करोगे आप। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। यहाँ पे भी एक जॉब है, जॉब क्या है, 12th के बाद कॉलेज ज्वाइन करना, उसके 3 पार्ट है। यूएसए जा सकते हैं, इंडिया में रह सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, लेकिन तीनों करना जरूरी नहीं है एट द सेम टाइम। क्या करना है, कोई एग्जैक्टली एक ही करना है। 3 पार्ट है इस जॉब के, और तीनों पार्ट में से एक ही पार्ट करना है एट द पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्या हो जाएगा, टोटल जॉब करने के बेस निकालने के लिए जो हर एक पार्ट करने के बेस है उनको ऐड कर देंगे। समझे क्यों ऐड कर देंगे, समझ में आ रहा है? यही एडिशन रूल है। तो कितने हो जाएंगे टोटल बेस? 4 + 3 + 3, तो 10 तरीके से आप कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं।
अब पूरा जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल पे ही खड़ा हुआ है। ये समझ में आएगा अच्छे से क्या होता है एडिशन रूल, कब अप्लाई करेंगे? बोलिए, एडिशन रूल कब अप्लाई करेंगे? सीधे ऐसे क्या रखो कि कोई काम करना है, उस काम के कई पार्ट है और उसमें से एक ही पार्ट करना है हमें, तो आपस में ऐड हो जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन रूल कब लगेगा? जब कोई काम है, उस काम के बहुत सारे पार्ट है और सारे पार्ट करने जरूरी है, तो इंटू हो जाता है वहां पे। ठीक है, हाँ इसी चलाए रहे। अच्छा, ये समझ गया ना? अब एक क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, परमुटेशन मतलब क्या होता है? परमुटेशन मतलब अरेंजमेंट। परमुटेशन का मतलब अरेंजमेंट। अरेंजमेंट का मतलब अरेंज करना। सही बात है। जैसे मैंने आपको दे दिया ए बी सी, इन तीनों को अरेंज करने के कितने वेज हैं? कैसे? अगर आपको ले सकते हो, फिर बी को इसको, अगर फर्स्ट प्लेस पे ए को फिक्स कर दिया तो बी सी, फर्स्ट प्लेस पे ए रखते हुए सी, फिर यहाँ पे बी रख दो सी ए, फिर बी के साथ ए सी, फिर सी के साथ बी ए बी। हाँ सही बात है, बी ए भी है। तो 6 तरीके। इसमें जो हमने मल्टीप्लिकेशन रूल पढ़ा है ना, उससे देखो कैसे सोचेंगे। हमें इन तीनों को अरेंज करना है। तो एक तरीके से हम ऐसे सोच सकते हैं कि हम लोगों को इन तीनों लेटर को इस 3 बॉक्सेस में डालना है। तो जितने तरीके से 3 बॉक्सेस को, सॉरी 3 लेटर को 3 बॉक्सेस में डाल पाएंगे, उतने ही तरीके से एबीसी अरेंज होगा। तो इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? इन तीनों में से कोई एक डाल दो यहाँ पे। इसके लिए कितने ऑप्शन हैं? 2, क्योंकि एक यहाँ पे यूज कर लिया, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो इसके लिए, और इनटू होगा कि ऐड होगा? क्यों? हाँ ऐड होने तो सारे अरेंज करने जरूरी है। ये ऐड करने से भी 6 आएगा और इंटू करने से भी 6 आएगा। ये तो एक्सेप्शन। हाँ, तो क्या इंटू करेंगे कि ऐड करेंगे? इंटू करेंगे, क्योंकि हमारा काम है इन तीनों लेटर को अरेंज करना। उसके लिए मुझे इन तीनों प्लेसेस को फिल करना पड़ेगा, तो इसलिए आपस में इंटू हो जाएंगे। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन, क्वेश्चन ही है, ऑफ एन डिफरेंट इन इक्वल। ये बताओ, जो थ्योरी है उसको हम क्वेश्चन ही बना लेते हैं, ठीक है ना? ये इतने जल्दी लगते हैं ना, मुझे फिर आप आर अरेंजमेंट करना होगे। नहीं जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड से बनाऊंगा, अब टेंशन मत लो। मुझे प्रॉब्लम इसमें ही आती है। तो फिर धीरे बना देंगे। समझ में आना चाहिए, है ना? ऐसा समझ में आना चाहिए कि एग्जाम में क्वेश्चन हो जाए, तो अच्छे से समझना। कोई भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं, यहाँ पे कभी बच्चे आराम से पूछ सकते हो सारे डाउट्स। तो नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, नहीं टेकिंग ऑल एट ए टाइम। जैसे n डिफरेंट थिंग है, सबको अरेंज करना है। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग, मतलब n डिफरेंट थिंग को अरेंज करना है। तो क्या आंसर होगा इसका? n फैक्टोरियल हो जाएगा। क्यों? हमें n ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। तो n ऑब्जेक्ट को अरेंज करने का मतलब है, हम इसको बॉक्स मेथड बोलते हैं। हम क्या करें, n नंबर ऑफ बॉक्सेस बना लें। अब फिर हम सोचें कि n नंबर ऑफ बॉक्सेस को फिल करने के कितने वे हैं उन n ऑब्जेक्ट को यूज करते हुए। तो जितने वे से इन बॉक्सेस को फिल करोगे, उतने ही तरीके से n डिफरेंट ऑब्जेक्ट को अरेंज कर सकते हो। तो इसके लिए कितने ऑप्शंस हैं? n, इसके लिए n-1, इसके लिए और लास्ट के लिए वन होगा। समझिए, और एक साथ इंटू हो जाएंगे। यहाँ पे क्यों इंटू होंगे? क्योंकि हर एक बॉक्सेस को फिल करना कंपलसरी है। तो जॉब का पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, तो पहला पार्ट करने के तरीके n, दूसरा पार्ट करने के तरीके n-1, n-2,
एंड सो ऑन ऑर्डर 1। इसी को क्या बोलते हैं? n फैक्टोरियल। समझ गए इसका फॉर्म? जैसे बोले कि 5 लेटर है A B C D E, उनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं? वहां पे वैसे नहीं सोचे जाएंगे कि ऐसे होगा वैसे होगा, एग्जाम में बहुत टाइम लग जाएगा। वो तो समझने के लिए है कि आपको आइडिया है, जब क्वेश्चन देखो आपको थोड़ा लग जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा या ऐड होगा। ठीक है ना? समझ गए? लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। कौन वन? तो मान लो n की जगह 5 ऑब्जेक्ट है, इसके लिए 5 बचेंगे, इसके लिए 4, इसके लिए 3, इसके लिए 2 ऑप्शन बचेंगे और इसके लिए 1 ऑप्शन बचेंगे। बीच में डैश दिया हुआ है, तो यहाँ पे फर्स्ट प्लेस पे n में से कोई एक रख सकते हो, दूसरे प्लेस में से एक यहाँ पे यूज कर लिया तो n-1 में से कोई एक यहाँ पे रख सकते हो, एंड सो ऑन। लास्ट में एक ही बचेगा फिर। समझ गए? मिटा दो इसको। नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग taken R at a time, taking R at a time without repetition। इसका आंसर बताओ क्या होगा? नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन R at a time, R at a time without repetition। एम्पियर कहां से है? हमें, मैंने क्या बोला, पूरा जो पीएनसी है ना, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन रूल से आप डील कर सकते हो, इसका बेस वही हो गया। हाँ सही बात है। तो इस बार क्या करना है, हमें n ऑब्जेक्ट तो दिया हुआ है लेकिन सबको अरेंज नहीं करना है, उसमें से r ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है। जैसे मैंने बोल दिया A B C D E, 1 2 3 4 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से 3 ही को अरेंज करना है। कोई 3 ही को अरेंज करने का मतलब कोई भी 3 अरेंज कर सकते हो। उसके लिए मल्टीप्लिकेशन रूल से कैसे करेंगे? 3 को अरेंज करने का मतलब 3 बॉक्सेस को फिल करना है। तो इसके लिए कितने वेज है बॉक्स को फिल करने के लिए? इस 5 में से कोई एक रख सकते हो, इसके लिए फिर इनको कर देंगे, इसको 60 आ जाएगा आंसर। समझे? तो वैसे क्या है, n डिफरेंट थिंग दिया है, उसमें से r को अरेंज करना है। तो यहाँ पे r क्या है, n से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। मैक्सिमम r क्या हो सकता है? n के इक्वल हो सकता है। मिनिमम कितना हो सकता है? r 0 हो सकता है। 0 होने का मतलब है आप अरेंज ही नहीं कर रहे हो। तो अरेंज नहीं करने के तरीके भी एक होते हैं। ठीक है, तो r की वैल्यू n से लेके 0 से लेके n तक हो सकती है। r की वैल्यू n होने का मतलब है सबको अरेंज करना। अब बताओ, इसी चीज को जनरलाइज करते रहे। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे 5 ऑब्जेक्ट है, वहां पे n ऑब्जेक्ट है, उसमें से यहाँ पे r को अरेंज करना है, यहाँ पे 3 को अरेंज करना है, सेम ही चीज है। तो कैसे होगा? तो इस बार हमें r और प्लेसेस को फिल करना है। ये फर्स्ट प्लेस है, सेकंड, थर्ड, ये है 8 प्लेस, इससे पहले रहा होगा r-1, बीच में डॉट डॉट डॉट। ठीक है, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? n, सेकंड n-1 विदाउट रिपीटेशन में लिखा है ना, इसके लिए n-2 एंड सो ऑन। इसके लिए बताओ तो इसके लिए पहले बताओ r-1 प्लेस के लिए कितने ऑप्शंस? n-r+1 लास्ट के लिए कैसे सोचेंगे? कैसे सोचेंगे कि यहाँ पे कितने ऑप्शन है? पैटर्न नहीं, ऐसे देखो पैटर्न भी हो रहा है, सही बात है। तो इससे पहले कितने ऑब्जेक्ट कंज्यूम कर लिया हमने? r-1 इससे पहले। हाँ, तो टोटल कितने थे?
टोटल ऑब्जेक्ट्स, n ऑब्जेक्ट है ना, उसमें से कितना यूज कर लिया आपने, r-2 यूज कर लिया, तो कितना बचा, n-r+2। तो इसके लिए कितने ऑप्शन है, n-r+2। इसके लिए कितने ऑप्शन होंगे, कैसे सोचेंगे, टोटल ऑब्जेक्ट कितने थे, n, जैसे माइनस कर दिया, इस 8 प्लेस को फिल करने से पहले कितने यूज कर लिए आपने, r-1 ऑब्जेक्ट यूज कर लिए, तो n में से माइनस कर दो r-1, तो n-r+1। अच्छा, जैसे यहाँ पे देखो 10 ऑब्जेक्ट है, उसमें से 4 को अरेंज करना है, तो लास्ट वाले के लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 10 में से 4 को अरेंज करना है, इसके लिए कितने ऑप्शन बचेंगे, 6 नहीं बचेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है। क्या अगर 10 ऑब्जेक्ट है टोटल, उसमें से 4 को आपको अरेंज करना है, 7, यहाँ पर 7 आएगा, देख लो आप, चेक कर, क्योंकि ये तो 4th प्लेस है ना, इससे पहले तो हमने 3 ऑब्जेक्ट ही लिए हैं, यहाँ पे 10 ऑप्शन है, यहाँ पे 9, यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, यहाँ पे 6 नहीं है, इसका ध्यान रखना। क्यों नहीं है, इसलिए ऐसे सोचेंगे कि इससे पहले अगर हमें ये चेक करना है यहाँ के लिए कितने ऑप्शन है, तो आप सोचो इससे पहले कितने बॉक्सेस थे, उसमें कितने ऑब्जेक्ट हमने कंज्यूम कर लिए, फिर टोटल में से माइनस कर देंगे यहाँ पर जितना यूज किया है, टोटल कितना था 10, और यहाँ तक कितने यूज किए हैं, 1 2 3 यूज किए हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितने बचे, 7 बचे, इसके लिए 7 ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ऐड होगा कि सब इंटू होगा, हम क्या निकाल रहे हैं, हमें n में से 8 ऑब्जेक्ट को अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू डॉट 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 r+2 इंटू n-r+1। समझ गए, ये किसका आंसर है, नहीं नहीं, ये आंसर किस क्वेश्चन का है, अगर m डिफरेंट ऑब्जेक्ट दिया हो, उसमें से r को अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन, ये जो सेंटेंस लिखा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एनपीआर। एनपीआर को पूरा अगर कोई पढ़ेगा तो यही है, एनपीआर का मतलब है नंबर ऑफ परम्यूटेशन और अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग टेकन आर एट ए टाइम विदाउट रिपीटेशन, तो यही एनपीआर हो गया। लेकिन एनपीआर का फॉर्मूला कुछ और होता है, होता है n-1 n-2 डॉट 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 n-r+2 इंटू n-r+। हम चाहते हैं ना कि ये ऊपर n फैक्टोरियल बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल 5 इंटू 4 इंटू 3 है, हम चाहते हैं कि ये 5 फैक्टोरियल बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा, 2 इंटू 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 1 से डिवाइड कर दो, ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और ये 2 इंटू 1। तो वैसे हम चाहते हैं कि ये n फैक्टोरियल बन जाए, इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 से। सोच के बोलो, ऐसे तुक्का मत मारो। फैक्टोरियल बनाने के लिए हाँ, इसको हम चाहते हैं n फैक्टोरियल बनाना, n-r फैक्टोरियल। सही बात है, नहीं आया समझ। अच्छा देखो, इसके बाद क्या आएगा, क्या आना चाहिए, ये यहां तक तो क्वेश्चन में ही है, इसके बाद क्या आना चाहिए इसको n फैक्टोरियल बनने के लिए, इससे एक कम, इससे एक कम क्या होगा, n-r फिर इंटू n-r-1 से लेकर कहां तक, तो ये n-r फैक्टोरियल तो है, और उसको डिवाइड करेंगे जिससे आपने मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि आंसर में बस यही तक था, तो n-r n-r-1 and
सो ऑन 1। तो NPR का फॉर्मूला बन गया आपका, ऊपर आ गया n फैक्टोरियल और नीचे आ गया, यहाँ पे कुछ n नहीं आएगा, यहाँ पे होगा n माइनस r फैक्टोरियल। समझ में आया? ये भी कैसे निकाला हमने? मल्टीप्लिकेशन रूल से निकाला। नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना इसलिए जरूरी है कि जेई में बहुत कम ही ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो सीधा NPR से बन जाए, शायद नहीं ही आएंगे ऐसे क्वेश्चन, उसमें कुछ कंडीशन डाल देगा, आपको बेस पता होना चाहिए। ठीक है, बेस क्या है? मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल। चलिए से इसको कॉपी कर लीजिए। समझ में सबको आना चाहिए, नहीं आएगा किसी को तो बोलेगा, क्योंकि सीधा टाइम पास करोगे तो मजा नहीं आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत बेकार भी है, दोनों एक साथ। अगर आपने ढंग से समझ लिया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझा तो कंफ्यूजिंग लग रहा है क्या चल रहा है। जो स्कूल वाले सर है वो पूरे 12th की मार्क्स भी बना रहे हैं, तो उन्होंने एक बात बताई है, अपनी क्वेश्चन आया है डेरिवेटिव का, जिसका डेरिवेटिव पॉसिबल नहीं है इस बार। हाँ, इसको किसी बच्चे ने बोला ना, सर ने कहा क्वेश्चन आया है कि उसका डेरिवेटिव पॉसिबल ही नहीं है, और जिस बच्चे ने लिखा होगा पॉसिबल नहीं है उसे भी फुल मिलेंगे, जिसने करा है उसे भी फुल मिलेंगे। अभी नहीं क्वेश्चन है, उसने लेके आता था। हाँ याद है मुझे, क्या अंडर रूट लॉग इनटू sin क्यूब x प्लस 1 ऐसा क्वेश्चन। अंडर रूट लॉग ब्रैकेट यही पे sin क्यूब x प्लस 1, साथ में यानी यही क्वेश्चन। इसका तो डेरिवेटिव हो जाएगा। नहीं, sin क्यूब x ब्रैकेट में प्लस 1 ऐसे ना 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 पूरे sin क्यूब x प्लस 1 लाइक दिस। हाँ, दिस इज sin क्यूब प्लस इसका डेरिवेटिव तो हो जाएगा, चेन रूल लगाएंगे तो हो जाएगा ही। हाँ नहीं, बट कोई डेरिवेटिव का कीजिएगा कोई ग्राफ से रिलेटेड था, सर ने बोला डोलिंग रेंज से कुछ निकालते हैं विद डेरिवेटिव्स पॉसिबल और नॉट। हाँ मैं सही बता रहा है, ये हमेशा पॉसिबल नहीं है, इसके लिए देखना पड़ेगा कि ये रूट डिफाइन हो, लॉग भी डिफाइन हो। समझ? पर सीबीएसई वाले उधर नहीं सोचते हैं, सीधा वो उतना सोचने की जरूरत, सीधा डिफरेंशिएट कर दो, है ना। और जेई में बहुत ध्यान देना पड़ता है, हालांकि सीबीएसई वाले भी अब अच्छा क्वेश्चन पूछने लगे, लॉजिक वाले। हाँ जी, ये समझ में आ गया सबको? बिता दो इसको, बिता दिया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन of n different in taken R at a time with repetition। अगर रेपिटेशन को अलाउ कर दे तब कितनी रेंज होंगे? इस क्वेश्चन का आंसर करो। n की पावर r और कोई बताएगा? हाँ, एक ही बात नहीं, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन r एट अ टाइम विद रिपीटेशन। अभी भी n में से r को अरेंज करना है, लेकिन यहाँ पे रिपीटेशन अलाउड है, तो क्या हो जाएगा? n की पावर आधी होगी। कैसे? क्योंकि हमारे पास n में से कितने को अरेंज करना है? r को अरेंज करना है, तो r बॉक्सेस हमारे पास, तो फर्स्ट बॉक्स के लिए कितने ऑप्शन है? n में से कोई एक डाल दो, दूसरे के लिए भी n ऑप्शन है, जो यहाँ पे डाले हैं ना उसको वापस यहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो n एंड सो ऑन। लास्ट वाले के लिए भी n, तो कितने टाइम्स? ये r प्लस
r टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका n की पावर r। समझे? निकाल कौन इसको? पक्का समझ में आ रहा है ना? फील आ रहा है? लेकिन उसका जो बेस समझ में आना चाहिए, ये कैसे हो रहा है ये। नहीं तभी आपको अच्छा लगेगा। गुड। ये लेवल में हमने डिस्कस में पढ़ा था पूरा, पूरा ड्राइव करा था सब कुछ। ओके, नेक्स्ट इज, अच्छा आप बताइए मुझे, ए बी सी को अरेंज करने के कितने वेज हैं? 3 फैक्टोरियल ए बी सी को, और ए बी बी को अरेंज करने के कितने वेज हैं? 2 फैक्टोरियल। Yes. No, wait. 3 factorial by 2 होता तो यही है। हाँ सही बात है, बट कैसे हो रहा है ये नहीं फील आ रहा है। लास्ट टाइम की कोई बात नहीं, इस टाइम सही है। ये तीनों क्या थे? अलग अलग। कितने तरीके थे इसके? वो तो हम देख चुके हैं कौन कौन से इसके तरीके थे, 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे ए बी बी दे दिया, अब हम थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं, B1 और B2 अलग अलग मान लेते हैं, अलग अलग कलर की बी है, इसको मान लें कि B1 अलग है, B2 अलग है, तब इनको अरेंज करने के कितने वेज होंगे? 3 फैक्टोरियल। लेकिन जो दो बी को अरेंज कर रहे हो आप, वो तो अलग अलग नहीं है, वो सेम है, तो इनका अरेंजमेंट भी इसमें इनटू हो गया है, तो इनका अरेंजमेंट, इन दोनों का अरेंजमेंट क्या है? 2 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया कुछ? तो लिखो नंबर ऑफ permutation of n objects in which p objects are of one kind, comma, q objects are of second kind, and r objects are of third kind. तो क्या होगा इसका आंसर? तो अगर हम n यहाँ पे डिफरेंट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो अगर n को डिफरेंट ऑब्जेक्ट मान लें तो अब तो n फैक्टोरियल होता, लेकिन क्या करना है, यहाँ पे p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स एक टाइप के हैं, तो p फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि जो p नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो एक टाइप के, उनका अरेंजमेंट हटाना है, फिर क्या होगा? फॉर्म q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल लिखते समय हमने p फैक्टोरियल ये जो एलिमेंट है सबको अलग अलग माना हुआ है, लेकिन रियली में वो सेम है, तो फिर उस डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया? पक्का? एक क्वेश्चन लिखो जरा सभी को। If the words, if all the words, और भी लगा देते हैं, if all the words with or without meaning are written using the letters of the word queen,
QUEEN and are arranged as in dictionary. Then the position of the word queen is. क्वीन एक वर्ड है। हाँ, बोला कि इस वर्ड के लेटर्स को अरेंज करेंगे जैसे डिक्शनरी में होता है, तो क्वीन का पोजीशन क्या होगा? ऑप्शंस है, बताओ। ऑप्शन है आपका 47, 44, 45, 46। 44 से 47 तक है। 44, 45, 46, 47 आ रहा है समझ में? 37 पता नहीं, आज देखता हूँ। 47 47 है ऑप्शन। क्या 44, 45, 46, 47। ऑप्शन आएगा ना, वो फिर वही होता है कैसे गेम चलती रहती है। हाँ मैंने तो 47 नहीं है 45 नहीं 46 हो गया ना, क्योंकि एक ज्यादा रहेगा जितना होता है। क्यों ज्यादा क्यों? क्योंकि उतना तो वो भी यूज हमारे, उसके बाद अगला जो नंबर होगा वो उसकी रहती है। आगे सही 46 है आंसर। आंसर क्या है? 46। अच्छा देखो, अगर वर्ड बनाओगे ना आप डिक्शनरी में, तो पहले किस लेटर से वर्ड्स बनेंगे? ई से। ई से कितने वर्ड्स बनेंगे? तो ई को यहाँ पे आपने फिक्स कर दिया, तो कितने लेटर बचे? क्यू यू ई एन, क्यू यू ई एन, और ये चारों डिफरेंट है। ई को यहाँ फिक्स करके इन चारों को अरेंज करने के तरीके कितने हैं? 4 फैक्टोरियल 24। ई के बाद अपने आप क्या आएगा? एन। एन से कितने नंबर बनेंगे? एन को यहाँ पे ले लिया तो क्यू यू डबल ई है, तो 4 है। 1 2 3 4, चारों को डिफरेंट माने तो 4 फैक्टोरियल। डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 सिमिलर है, तो 2 फैक्टोरियल, ये हो जाएगा 12। एन के बाद किससे बनेगा? क्यू से। क्यू से कितने वर्ड्स बनेंगे? अच्छा क्यू से हमें चाहिए, फिर सीधा आ जाएगा। सीधा नहीं आएगा, थोड़ा सा और पहले क्यू के बाद क्या आ जाएगा? क्यू के बाद ई आएगा, और क्यूवी से हमें वर्ड नहीं चाहिए। तो क्यूवी से जितने वर्ड बनेंगे उसको हटाना है, तो क्यूवी से कितने वर्ड बनेंगे? 3 फैक्टोरियल इज 6। अब क्यू यू आ जाएगा, अपने आप क्या आएगा? फिर क्यू फिर एन आएगा ना। क्यू, हाँ सॉरी, तो क्यूएन से कितने वर्ड्स बनेंगे? 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो कितना जाएगा? क्यू के बाद अपने आप क्या आएगा? यू आएगा, फिर ई अपने आप आ जाएगा, फिर एन। तो यहाँ पे कितने वर्ड्स बने? 45 बने। तो क्वीन का रैंक क्या रहा होगा? 46। ये जेई में आया था क्वेश्चन। और उसी टाइप का है ना। आरडी लिखा है सचिन वाला, सचिन वाला तो ये दो बार में करना है, एक ही बार है। एक ही बार है, उसके बाद फिर क्यू की बारी है तो क्यू यू ई
हम लोग क्यू ई को ले रहे हैं, क्यू के बाद उसका यू आ रहा है, ई है, जैसे मान लीजिए क्यू है, क्यू के बाद अपने आप क्या है, यू है, नेक्स्ट यू किया है, है, किया है, क्यू के बाद फिर हम लोग नहीं, इसके बाद क्यू को हटा दो, तो जो बाकी बचा है ना उसमें से कौन है, ये देखिए क्यू के आगे वाला सोचना है, क्यू को आपने फिक्स कर दिया है, मैंने ना सीधा क्यू इधर क्यू इसमें से पहले कम किया अगर दूसरा मेथड से देखें तो सबसे सबसे कम आएगा कि दिखा में जाती है हमको को लगा कि जो लेटर फिजिकल के बाद ये होगा शाम को जाओ सही ऑनलाइन है, ठीक है। पूछिए जतिन भाई ऑनलाइन है? जतिन नहीं है, जतिन उधर तो अभी टाइम कुछ और हो रहा है, आज मैंने इसको लिंक नहीं भेजा फिर सर 14 निकालो इसको। यस सर सर हाँ सर 14 ओवर में 200 रन करने हैं। शाम हो गया, डर लग रहा है। आप भी अपना रन बनाओ जी। अरे नहीं वो तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ग्रेटर देन 1000, नंबर ग्रेटर देन 1000 1000 but less than 4000, number greater than 1000 but less than 4000 is formed using the digits 0, 2, 3, 4, 0, 2, 3 and 4 रेपुटेशन बता रहा हूँ। A number greater than 1000 but less than 4000 is formed using the digits 0, 2, 3, 4. Repetition is allowed. Repetition allowed. Repetition allowed is. के बाद क्वेश्चन मार्क दे दो। Okay. 191 128 191 128 191 तो ऑप्शन में ही नहीं है। 128 है 128 है हाँ रेपुटेशन अलाउड है ना रिपीटेशन अलाउड है। 128 चलो 128 है ये आंसर 128 आंसर है आंसर क्या नहीं है 128 ऑप्शन में है आंसर अभी आंसर नहीं बता। अरे 128 ठीक है 68 168 168 ऑप्शन में नहीं है। मैंने ऐसा बड़े यूज करा था सोच दो 4 से ज्यादा भी तो नहीं हो सकता। मैंने पता क्या करा था 4 से ज्यादा ले लिया था 3 लिए थे ना 2 3 4 तो 3 × 4 × 4 × 4 फिर बिग ब्रेन मूव -1 4000 लग जाएगा 4 से 128 कैसे किया? ये तो शायद आप ही क्वेश्चन किया था तो देखो हमें एक नंबर बनाना है 1000 से बड़ा होना चाहिए और 4000 से छोटा होना चाहिए। तो 1000 से बड़ा नंबर होने के लिए 4 डिजिट का होना चाहिए 1 2 3 4 ठीक है तभी 1000 से बड़ा होगा। तो पहले बताओ 1000 प्लेस को फिल करने के कितने वेज हैं? दो या तो 2 रखोगे या 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4 रखोगे ना तो 4 से सबसे छोटा नंबर कौन सा बनेगा 4000 लेकिन 4000 भी हमें नहीं चाहिए 4000 से छोटा चाहिए। तो इसके लिए 2 ही ऑप्शन है या तो 2 रखो या 3 रखो। तो 2 ऑप्शन है या 2 रखो या 3 रखो। इसके लिए कितने ऑप्शन हैं? 4 1 2 3 4 चारों में से कोई भी एक यहाँ पे रख सकते हो क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है।
दो का आपने यहाँ पे यूज किया, दोबारा यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर फॉलोइंग 4, सबको इंटू करेंगे क्योंकि 4 पार्ट है, तो हो जाएगा कितना 128। समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। तो क्वेश्चन देखो मल्टीप्लिकेशन रूल से बन रहे हैं, ये सारे जेई के क्वेश्चन आ रहा हूँ, पीवाई के। The number of integers greater than 6,000 that can be formed using the digits 3, 5, 6, 7 and 8. 8 and 8. 3, 5, 6, 7 and 8 without repetition is the number of integers greater than 6,000 that can be found using the digits 3, 5, 6, 7 and 8 without repetition. गलत हो गया ना, तो एक क्वेश्चन कल बोल के 50 रुपए फाइन है। अच्छा ओके। ये लोग सीधा 48 तो ऑप्शन में नहीं है, 72 है ऑप्शन में। 72 है ऑप्शन में। मेरे भाई का आंसर अब नहीं आया है। क्या? Greater than 6,000 without repetition। इसमें क्या करें? क्या आपने दिया था ना आने नहीं? 72 यही आ रहा है सर। ये अगर 50 रुपए देने के लिए तैयार हो सिक्के नहीं करेंगे। लिंक क्लिक कर देना। लिंक के बस बारे नहीं करता। आ रहा है पर आंसर नहीं है। 72 नहीं है। मैंने लॉक नहीं करा था। इसमें ज्यादा लोग गलती करते हैं, ध्यान से देखो। 156 168 156 भी ऑप्शन में नहीं है, 168 भी ऑप्शन में नहीं है। आप समझ गए। अरे भी 4 डिजिट का नंबर भूल गया। नहीं तो बोलो भैया, नहीं है ना। स्मार्ट हो गया। आंसर क्या है? देखो आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ 4 डिजिट वाले नंबर काउंट कर रहे हो। जब थोड़ा बोला कि 4 डिजिट का नंबर होना चाहिए, उसने बोला 6,000 से 12 होना चाहिए, वो 5 डिजिट का नंबर भी हो सकता है। अच्छा नहीं क्या क्या दिया आपने? 3, 5, 7 और क्या था? 6, 7 तो देखो 6,000 से 12 होना चाहिए और विदाउट रेपिटेशन है। तो यहाँ पर आप 3 और 5 छोड़ के कोई भी रख सकते हो, 6 रखो, 7 रखो, 8 रखो, तो सबसे जो नंबर बनेगा वो 6,000 से 12 ही होगा। तो इसके लिए 3 ऑप्शन है, 6, 7, 8। इसके लिए कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है, क्योंकि 5 में से एक यहाँ पर कोई एक यूज कर लिया। 4 ऑप्शन है। इसके लिए 3 ऑप्शन है। इसके लिए कितना आ गया आंसर? आंसर नहीं, इसको इंटू करके कितना आ गया? तो ये तो 4 डिजिट वाले नंबर है, लेकिन इन 5 डिजिट को यूज करके 5 डिजिट वाले नंबर भी बना सकते हैं। वो भी तो 5 डिजिट वाले कितने नंबर होंगे? 120। इसके लिए कितने ऑप्शन है? कोई भी यूज कर लो। 3 से जो स्टार्ट होगा ना, वो भी 6,000 से बड़ा ही होगा, क्योंकि नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है। इसके लिए कितने ऑप्शन है? 5, 5, 4, 3, 2, 1। तो आएगा आपका 120। दोनों को ऐड कर दो, 192 आंसर है। समझे?
एक लास्ट ईयर आया था जेई मेन में, वो क्वेश्चन कर रहा था 60 words can be made using all the letters of the word. 60 words can be made using all the letters of the word B, H, B, J, O. B, H, B, J, O. With or without meaning. With or without meaning. Full stop. If these words are written as in dictionary, if these words are written as in dictionary, then the 50th word is 50. Then the 50th word is वर्ड निकाल तो OJHBB OJHBB तो ऑप्शन ही नहीं है। वैसे ही है। मैं तो उधर ही रखा था, मैंने इसको अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा फिर उसको उल्टा कर दिया। क्या कर दिया? अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा पहले, हाँ फिर उसको मैं उल्टा कर दूंगा, तो आखिरी वाले जो सबसे आखिरी वाला नंबर है वो सबसे पहले आ जाएगा। अरे नहीं, टोटल कितने बने इससे? एक सेकंड हो गया। हाँ, OBBJH, ये सही है, सही है। ये आया था लास्ट ईयर, आया था 2024, क्योंकि 49 तो OBBHJ होगा, BBJH, हाँ OBBJH, ठीक है। सिंगल वर्ड करके करना होता है। तो हमें तो पहले किससे बनेगा? बी से। बी से कितने वर्ड्स बनेंगे? अगर यहाँ पे बी को फिक्स कर दिया तो 1 2 3 4, इन चारों जगह बी। अच्छा, ऐसा नहीं सोचेंगे इस बी से और उस बी से, इस बी से स्टार्ट होना या इस बी से स्टार्ट होना एक ही बात है। तो बी को यहाँ पे रख दिया तो बाकी जो चार बचे हैं वो चारों डिफरेंट है, तो 4 फैक्टोरियल हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 24। बी के बाद किससे बनेगा अपने आप? एच। एच से कितने वर्ड्स बनेंगे? एच यहाँ पे रख दिया तो बी बी जे ओ, तो 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बी है उसमें, ये 12 आ जाएगा। फिर कितने हो गए यहाँ तक? 36। एच के बाद किससे बनेगा? जी। जे से कितने वर्ड्स बनेंगे? वो तो काउंटिंग 48 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, तो 12 कितने हो गए? 48 यहाँ तक हो गए। अब 2 वर्ड और छूट गए, वो हम मैनुअली कर लेंगे। जे के बाद किससे स्टार्ट होगा वर्ड? ओ से। ओ के बाद क्या आएगा अपने आप ऑर्डर में? बी बी, उसके बाद एच जे एच जे, ये तो 49th वर्ड हो जाएगा। तो 50th वर्ड कौन सा होगा? उसमें ये इंटरचेंज कर देंगे बस। नेक्स्ट वर्ड बनेगा, यही से शुरू होता ना पहले, जो ओ का शुरू होगा वो जैसे शुरू हुआ ना। डिक्शनरी में ऐसा ही रहता है। इसके बाद जो वर्ड डिक्शनरी में देखोगे तो ये मिलेगा।
समझ गए? OBBJH। अभी एक दो क्वेश्चन कराता हूँ जो इस बार आया था, देखो कैसे क्वेश्चन आते चाहिए। देखो, if all the words with or without meaning, if all the words with or without meaning made MADE using all the letters of the word, using all the letters of the word Kanpur are arranged as in a dictionary. Then the word at 440th position in this arrangement. 440. 440th position in this arrangement is. Present. If all the words with or without meaning made using all the letters of the word Kanpur are arranged as in a dictionary, then the word at 440 position in this arrangement is. समझा? हिंदी में देखो, जो कानपुर है ना, कानपुर को अरेंज करना है जैसे डिक्शनरी में अरेंज करते हैं। ये बोला कि 440 जो पोजीशन पे जो वर्ड आएगा वो कौन सा वर्ड आएगा?
सर क्या आंसर PNK? देखो एक मिनट चेक करो। PNK हाँ, PNK नहीं होना, क्लोजर PNK सही। सही है। हाँ भाई, हाँ भाई, 50 नंबर देते हैं। अरे ये क्या हुआ? और बात भी आता है इनके। हाँ, आर बाद MNOPQR एन के बाद आ जाता है 440 लगाना है ना। 440। हाँ, बोला यार कितना आंसर आया आपका? ओके, तो सबसे पहले बहुत इजी होता है, देख रहे हो सीधा मल्टी क्वेश्चन सब इजी ही होते हैं, लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये बताओ पहले किससे बनेंगे? ए से बनेंगे। ए से कितने वर्ड्स बनेंगे? ए को आपने यहाँ पे फिक्स कर दिया तो क्या क्या बचा? 1 2 3 4 पांचों डिफरेंट लेटर्स है। हालांकि यहाँ पे 6 के 6 डिफरेंट लेटर्स, तो बाकी 5 को अरेंज करने के 5 फैक्टर हो जाएगा। 5 फैक्टर होगा आपका 120। ए के बाद किससे बनेगा? ए से। के से कितने वर्ड्स बनेंगे? 5 फैक्टोरियल 120। के के बाद एन से एन से 120 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे कितने हो गए? 360। 440 तक जाना है हमें। अब इसके आगे एन के बाद किससे बनेंगे? पी से बनेंगे। पी से बनेंगे। पी से कितने वर्ड्स बनेंगे? 4 फैक्टर 5 फैक्टोरियल बनेंगे टोटल। लेकिन ये 120 लिखेंगे, ये 440 से ज्यादा हो जाएगा। नहीं, बट हम पी सुनो ना, तो अगर हम पी से समझ गए, पी से होने वाले सारे वर्ड नहीं हटाएंगे। पी के बाद अपने आप क्या आएगा यहाँ पे? हमें पीए से कितने वर्ड्स बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। तो कितने हो गए? 24। इसको ऐड करो तो कितना आएगा? 4 8 3। पीके से कितने वर्ड्स बनेंगे? 4 फैक्टोरियल। इसमें 24 ऐड कर दो तो कितना होगा? 8 10 408 है ना। इस अपने आप क्या आएगा? पीएन। पीएन से कितने वर्ड्स बनेंगे? 40 से ज्यादा जाए कितना है? 4 फैक्टोरियल। तो ये कितना आ गया? 24 है नहीं? यस 432 बनेगा 8 बचे। अब PNA PN थोड़ी, अब तो PN से सारे पीएन से वो बनने वाले सारे हो चुके हैं। PR से होगा ना। पीआर से होगा। वैसे वही होगा ना, फिर हम सही क्यों बोल रहे? तो ये रुक इसका जाओ, मैं आंसर देखना पड़ा था क्या? अभी रुक जाओ। आंसर है PRKAUN। हाँ PR से मैं यहाँ तक बोल गया सिर्फ तो क्योंकि पीएन से सारे वर्ड लिख दिए ना आपने, तो अब क्या आएगा? पी आर। पी आर के बाद क्या आएगा? पी आर से कितने वर्ड्स बनेंगे? PR से 4 फैक्टर 24 बनेगा। 24 बनेंगे, लेकिन 24 इसमें ऐड करोगे तो 440 से ज्यादा हो जाएगा। तो PRA से बनेंगे। पी आर उसका रखने आप क्या कहते हैं? पी आर ए से कितने वर्ड बनेंगे? 9 3 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 6। तो इसको ऐड कर दोगे कितना हो गया? 438 आ गया। 439 क्या होगा? यूएन नहीं आएगा। नहीं अभी अब 39 होगा, बट नो नहीं, इसके बाद क्या आएगा? पी आर के बाद UN। अच्छा इसके बाद आर आर ए एन और यू में से पहले कौन सा आएगा? हाँ सही बात है, एन फिर यू। तो ये आपका हो गया 439।
इसका अगला वर्ड कौन सा होगा? PRAKUN, ये हो जाएगा 448 वर्ड, यही आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। समझ गए? सही बता रही है। PRS का सारा हो चुका है ना। PRS का कितने वर्ड्स बने हैं? 6। तो PRKAAUNNU, 448 ये हो जाएगा PRKAAUN। ये था ना, PRKAUN। PRS से शुरू नहीं होगा, PRK से होगा। और दो। ऐसे मुझे लगा आप कर लोगे वर्ड वाले सारे, नहीं? थोड़ा दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ। नहीं तो परमुटेशन का भी 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन है, इस बार आया था, अभी जेई मेन में आया था, उसको लिखो। लेट कैपिटल P be the set of 7-digit numbers. Let capital P be the set of 7-digit numbers. 7-digit numbers? हाँ, वो नंबर में 7 digits 7 digits. With sum of their digits equal to 11. With sum of their digits equal to 11. Full stop. If the numbers in capital P, if the numbers in capital P are formed by using the digits 1, 2 and 3 only, then the number of elements in the set P is. Then the number of elements in the set P is. फिर से बोल रहा हूँ, एक बार मैथ कर लीजिए। Let capital P be the set of 7-digit numbers with sum of their digit equal to 11. If the numbers in P are formed by using the digits 1, 2 and 7 only, then the number of elements in the set P is. इसको हिंदी में समझा तो क्या आपको समझ आएगा? नहीं समझ गया, समझ आपको हाँ पेन मिल जाएगा। 1, 2 and 3, 1, 2, 3 समझ गया क्वेश्चन क्या है? यस सर। मैं एक बार फिर भी देख लो, यही समझ रहा हूँ कि नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 डिजिट का नंबर बनाना है और आपको यूज क्या करना है? 1, 2, 3 इसी को यूज करना है। मतलब कि आपको नंबर्स रिपीट करने पड़ेंगे, तो रिपीटेशन के लिए मना नहीं किया है। तो 1, 2, 3 यूज करना है और 7 डिजिट का नंबर बनाना है, लेकिन उन सब डिजिट का सम क्या हो? 11 होना चाहिए। ठीक है, हाँ तो ऐसे कितने नंबर है? 7 डिजिट के, इसमें सारे क्या बोल रहे हो? रिपीटेशन उससे लिखा नहीं है, तो भाई 1, 2, 3 से कैसे बनेगा? तो इसको बार बार यूज करना ही पड़ेगा।
केसेस बनाने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं बनेगा, 2-3 केसेस बनेंगे बस। सर सारे यूज करना कंपलसरी है, तीनों नंबर? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, 2 भी यूज कर सकते हो आप, सिर्फ एक 1 भी यूज करके कर सकते हो, लेकिन उसमें होगा नहीं, बात बता रहे हैं। कोई एक नंबर यूज करके ही बना सकते हैं, पर वो होगा नहीं। अब बोलिए। इसी ऐसे बनेंगे ना कि पहले 2 नंबर यूज कर रहे हैं, फिर 2 नंबर यूज कर रहे हैं, फिर 1 2 3 बस। जैसे पहले पहले को- भी 1 2 यूज कर लिया पहले केस में, इन केस में 2 3 यूज कर लिया, फिर केस में 1 3 यूज कर लिया, और केस में 4 यूज। अब वैसे सोचना है कि क्या क्या यूज, 1 कितनी बार यूज करेंगे, 2 कितनी बार यूज करेंगे, और 3 कितनी बार यूज करेंगे। हाँ, तीनों का होना जरूरी नहीं है। सर पहले हम लोग सॉल्व करके दे मैंने भी ऐसे ताकि इसमें लगना है हाँ, फिर उसको एक जैसे मैं एक केस बताता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा ये बताओ, सातों वन ले सकते हैं क्या, सातों जगह पे? तो मैक्सिमम कितना वन ले सकते हैं हम लोग? अच्छा, सातों वन तो नहीं ले सकते हैं क्या, 6 वन ले सकते हैं क्या? नहीं 9 हो जाएगा। क्योंकि 6 यहाँ पे 3 भी डालोगे तो 9 आ जाएगा। 5 वन डाल सकते हैं, तो यहाँ पे क्या डालना पड़ेगा आपको? 3 और 3, तो 1 2 3 4 5 और 6 11, ये हो जाएगा। एक केस ये हो गया, पहला केस आ गया 1 1 1 1 1 3 3। तो इसको अरेंज करने के कितने वेज हैं? 7 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करके कुछ आ जाएगा, और भी केसेस बनेंगे, अब वो आप लोग बनाओ।
नमस्कार, आपको मैंने 3 पेजेस भेजा है व्हाट्सएप पे। उसकी ना यार 12 कॉपीज निकाली है उसमें। तो आप अपनी बता सकते हैं। इसका ऑप्शन नहीं है, ये उसमें था, क्या बोलते हैं उसको, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप को सुने होते हैं। हाँ, इसमें था। मतलब आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। हाँ हाँ ठीक है, न्यूमेरिकल आंसर है। बस पहले बार। तो तीन केस बोलते हैं आपको? क्या 3 तीन केस बोलते हैं। अब 3 केस बन रहे हैं। दूसरा केस बन रहा है, तीन केस बन रहा है। 161 ये मैंने कल कराया था 1 बैच में, इसलिए मुझे याद है। 161 लेकिन आपको सोचना ही पड़ेगा। 161 अगर 3 पता चल जाता है कि इससे ज्यादा नहीं होगा, या अगर तीन केस बन रहा है तो 161 चलो 161 दो डिजिट्स पे 161 3 डिजिट में। 3 डिजिट में 3 डिजिट में 3 केस बन रहे हैं। हाँ, 3 से ज्यादा नहीं बनेंगे 161 है। 161 सही आंसर है। दूसरा केस क्या बनेगा, आगे भी बताओ। सर दूसरे केस में हम 3 को 0 डाल देते हैं और सिर्फ 1 और 2 को इस्तेमाल करते हैं। तो 1, अच्छा देखो 1 2 3 4 5 5 1 लेके सिर्फ यही हो सकता है। 5 1 लेके और कुछ हो सकता है क्या? पहले 5 1 के साथ सारी पॉसिबिलिटी देख लो। 5 1 के साथ सिर्फ यही हो सकता है। अब देखते हैं 4 1 के साथ। 4 1 के साथ 2 और 1 3 है। कितना होगा? 3 2 5 और 2 7 4 11। इसी कितने वर्ड्स बनेंगे? इससे बनेंगे 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। और केस बन सकते हैं? Yes. अच्छा देखो 4 1 के साथ और कोई केस बन सकता है क्या? नहीं हो सकता। 3 2 नहीं डाल सकते, 3 3 नहीं डाल सकते, सर 5 2 3 डाल सकते हैं क्या? नहीं डाल सकते। हो जाएगा 6 और 4 10 और 2 12 हो जाएंगे, फिर 11 नहीं हो पाएगा। तो एक की संख्या कम करते हैं। 4 करके 2 कर दो। 4 1 1 3 1 ले लिया, 3 1 ले लिया, 4 1 ले लिया, और क्या बोल रहा हूँ? 4 1 ले लिए, 1 2 ले लिया और 2 3 ले लिए। 7 3 और 3 6 6 2 8 4 12 हो जाएंगे। देखो ना। अच्छा 2 2 2 ले लो, 1 3 ले लो, तब हो जाएगा। अच्छा ये हो गया था। अब हमें 3 को एडिंग करना पड़ेगा। हम सिर्फ 1 और 2 एडिंग करेंगे तभी बनेगा। 1 और 2 में वो तो क्या था? 4 1 के साथ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। 4 2 3 4 2 4 के साथ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं सर। 4 2 3 1 नहीं हो सकता। 4 2 2 से 8 और 3 1 अब तो ये केस भी बन रहा है। 4 2 3 केस 3 यही तो बन रहा है। फिर क्या मुझे केस 2 समझ गया। केस 3 में ये तो हो गया। केस 3 क्या है? 4 2 हां और 3 1 3 1 3 इस्तेमाल मत करो सर, 1 और 2 इस्तेमाल। तो 1 और 2 से क्या क्या बन सकता है? कैसे? 4 1 ले लो और 2 2 नहीं, 4 2 4 2 ले लो। 1 2 3 4 8 9 10 11। तो 1 1 1 2 2 2 2 इधर इसका आंसर क्या आ रहा है?
21 Yes, sir. इसका 105. 105 कितना है 161 Yes. यही आंसर। एक और क्वेश्चन देखो परमोटेशन का, इसके बाद फिर कॉम्बिनेशन करेंगे। सर एक और क्वेश्चन भेजो मुझे व्हाट्सएप। नहीं है ही मेरे को, लेकिन इसमें क्या है आपने सही किया था। यही वाले बुक से ओके, बुक दूं मैं आपको फिर। नहीं नहीं नहीं, आप ये वाला क्वेश्चन दूसरा और सुनो। The number of different 5-digit numbers, the number of different 5-digit numbers greater than 50,000, greater than 50,000 that can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0 से लेके 7 तक, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। दोबारा से बताऊं क्या? such that sum of their first and last digits, such that the sum of their first and last digits should not be more than 8 is, फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। The number of different 5-digit numbers greater than 50,000 that can be formed using the digits 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 and 7, such that sum of their first and last digit should not be more than 8। फर्स्ट और लास्ट डिजिट का सम क्या नहीं होना चाहिए? 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 8 के बराबर हो सकता है। उसने बोला नहीं है हाँ, लेकिन वो भी देखना पड़ता है कि क्या सेंस बन रहा है। हाँ यहाँ पे अलाउ है। इसमें भी केसेस बनेंगे। अरे बहुत गंदा आएगा। To not be more than 8 हो सकता है। 8 हो सकता है। दो ही केस बन गया। एक 7 और भी तो बनेंगे। 5 तीन केसेस बनेंगे। शुड नॉट वो केसेस के भी केसेस बनेंगे। केसेस के भी लास्ट में हम रखेंगे तो उसके लिए किस बनेगा? जैसे आपने स्टार्टिंग में 7 रख दिया, 5 और उसको लास्ट में 3 के लिए है। लास्ट में 4 ऑप्शन है। 0 भी हो सकती है। तो फिर वो सीधा 8 into 8 into 8 into 4 नहीं हो जाएगा? और लास्ट के लिए क्योंकि 4 ऑप्शन है ना, ये इसका बनेगा। तो उस 8 into 4 कर दिया ना, सिर्फ जैसे हमने into 4 में होगा ना, क्या होगा? जैसे हमने 5 रखा है पहले में, और उसके बाद 1 2 3 3 8 आ जाएंगे क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। लास्ट में हमारे पास 4 ऑप्शन है, या तो 0 या तो 1 या तो 2 या तो 3। सही है। तो 2 into 4 हो जाए। ये तो क्या होगा? मैंने ना क्या कर दिया, मैंने 5 डिजिट नहीं पढ़ा, मैं 8 स्पेसेस तक ले गया। अच्छा क्या होगा? 3 केसेस।
फोर सिक्स जीरो क्लोज आंसर है बस, क्या बहुत क्लोज आंसर है। 4607 हाँ ये सही आंसर है। 550 फिफ्टी थाउजेंड डॉलर। मैं वो वाला क्वेश्चन कह रहा था कि ऐसे कौन सा है जो 3 से डिविजिबल है, इसकी डिविजिबिलिटी प्लस करके वो होता है ना, वो क्वेश्चन है इसमें, पता है आपने करवाया कोई कोई बात नहीं, क्या आ रहा है आंसर फिर कर लो। हाँ 1207 नहीं, उसका सही आ रहा है, वो आता है 4607। 4607 कितना 4608 आ रहा है। 1260 आ रहा है मेरा 1260 सर 2560 आ रहा है वो फाइल कीजिए। सर कैंसिल ना बनवाओगे टेंशन नहीं बंद कर दिया। इसके बाद तो मेरे पास रेड पेन है, चलेगा? पेंसिल ही होता है 5 पेंसिल भी शार्पन नहीं है, रेड पेन चलेगा आपके पास? चलेगा 107 आ रहा है कितना है सही पानी में सकता है कितने डिजिट का नंबर बनाना है हमें? 7 डिजिट का तो पानी है सब ये नहीं, 5 डिजिट का। 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ पे 1 रख सकते हैं क्या? नहीं रख सकते, क्योंकि उसने बोला 50,000 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको मिनिमम 5 रख सकते हो, ठीक है? अगर आपने यहाँ पे 5 रख दिया तो यहाँ के लिए कितने ऑप्शंस हैं? या तो 0 यूज करो, या 1 या 2 या 3। तो इसके लिए कितने ऑप्शन हो गए? एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन हो गया इसके लिए। 1490 इसके लिए कितने ऑप्शन है? इसके लिए 8 ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। विदाउट रिपीटेशन नहीं बोला उसने, बस डिफरेंट नंबर होना चाहिए, उसके डिजिट डिफरेंट नहीं होने चाहिए। क्या नहीं, अलग अलग केस है, 5 के लिए अलग होगा, इसके लिए भी 8 होंगे, इसके लिए भी 8 होंगे। तो कितना हो गया? इसके लिए 4 टाइम्स 8 पावर 3 है ना? अच्छा और क्या होंगे? अगर यहाँ पे आपने 6 डाल दिया तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 डाल दिए तो इसके लिए कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, 0 1 2। बाकी के लिए 8 8 8 8 8 64 5 516 512 तो इसके लिए कितने? 8 512 8 8, इसके लिए 1, इसके लिए 3, 512 3 इंटू 8 की पावर 3। 5 12 6 और क्या रख सकते हैं? 7 1 5 नहीं 1 5 7 रख सकते हो। तो यहाँ पे 0 और 1, इसमें 2 पॉसिबिलिटी है। इसके लिए 1 8 8 8, कितनी बार एक ट्रिपल एट आया है? 2 टाइम्स।
इन टोटल कितने टाइम्स आ गया 888? 6 बार नहीं 6 बार नहीं है, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, 9 टाइम्स आ गया। 9 टाइम्स 8 की पावर 3 कितना होगा? ये होगा 46 निकाला था ना ये 1 कितना था? 4608। पर ये आंसर नहीं है, इसमें ना ओवर काउंटिंग हो गई है। एक नंबर बताओ तो कौन सा? क्या? हाँ। ये आंसर नहीं है। अच्छा ठीक है, उसमें हाँ। 530,000 का हुआ है। क्योंकि यहाँ पे 5 ले लिया और यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ है, तो 50000 भी आ गया इसमें, तो वो नंबर को हटा देंगे। तो ऐसा एक ही नंबर है 50,000, 4607। अगर क्वेश्चन में लिखा है कुछ नहीं लिखा है तो मतलब रिपीटेशन अलाउड है। हाँ, उसने बोला कि कितने नंबर होंगे, क्यों नहीं यूज कर सकते उसको बार बार? डिफरेंट नंबर होने चाहिए, नंबर डिफरेंट होने चाहिए। और वो तब होता जब सारे डिजिट डिफरेंट है, सारे डिजिट क्या है? डिफरेंट है, तब वैसा होगा। हाँ 4607। रेट से हो गया, वो हो जाएगा आपसे। डिविजन बाय 6 के लिए 2 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो रहा है ना, अगर 6 से भी डिवाइड हो रहा है। हाँ सही बात है। और 2 के लिए जो वंस प्लेस है 0 2 4 6 8 ये हो सकते हैं। अब दोनों लगाना पड़ेगा, तो फिर दोनों 6 का वही ऐसे करते हैं 2 से और 3 से। अच्छा ये बताओ, तीन टॉफी है, अलग अलग टाइप के हैं, टॉफी 1 टॉफी 2 टॉफी 3। इसमें से मैंने बोला 2 टॉफी ले लो आप, तो कितने तरीके से 2 टॉफी ले सकते हो आप? 6। 3 टॉफी है मेरे पास, अलग अलग कंपनी के हैं। कितने लेनी? 2 लेना है उसमें से आपको। तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू टेक 2 टॉफी? 6। कौन कौन सा होगा 6 बताओ? 2 कौन कौन सा लोगे? T1 T2 T1 T3 T2 T1 नहीं बात सेम हो जाएगी। T2 T3 T2 T1 एक ही बात हो जाएगा। अच्छा फिर जो भी कोई मैंने क्या बोला? आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है, तो T1 T2 लो या T2 T1 लो, वो सेम क्या है? नहीं, सेम कॉम्बिनेशन है। यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। यहाँ पे पहले T1 आ जाए या बाद में T1 आए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस यहाँ पे क्या करना है? कॉम्बिनेशन यूज हो रहा है। और क्या हो सकता है? T2 T3 और T1 तो 3 कॉम्बिनेशन। तो 4 में से, सॉरी 4 में से नहीं, 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट में से 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 3। समझ में? हमारे 5 ले लिया, ए 4 ले लेते हैं, B C D। इसमें से आपको 3 लेना है। लेने का मतलब इसमें से 3 को अरेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ पर इस तीनों में से 2 लेना है बस, फिर उसको अरेंज नहीं करना, दोनों को सिलेक्ट करना है। समझ गए? तो यहाँ पर 4 में से 3 को सिलेक्ट करना है। 4 तरीके, 4 तरीके तो नहीं होंगे सर। 4 ही होंगे। 3 ले लिया ना। हाँ 4 में से 3 को लेना है। तीन चूज करना है कौन 3 फैक्टर
कैसे निकाला आपने? सर एक से 4 में से कितने यूज करना है? तीन। 4 में से फॉर्मूला यूज कर, और एक 4 फॉर्मूला पे हम यहाँ से पहुंचना चाह रहे हैं, अभी आप मैन्युअली निकालो ऐसे ही। हाँ 4 हाँ 4 कौन कौन से? ए बी सी 4 ए बी सी ई सी फिर ए सी डी ए सी डी और फिर A, B, D. ए बी ए बी। अच्छा, अगर 5 दे दिया मैंने तो ए बी सी डी, कितने चूज करना है? इसमें से 3 सेलेक्ट करने हैं। ए बी स्टेप्स 3 सेलेक्ट करना है ना? 20 हो गए 20 होंगे। रेडी ठीक है 10 10 कितना आ रहा है आंसर? 10 आ रहा है। कैसे? ये फॉर्मूला नहीं लगा ना, उनको फॉर्मूला है ना एनसीआर का, वो डिराइव करने जा रहे हैं यहाँ से। बहुत टाइम लगता है बहुत टाइम लग जाएगा। मल्टीप्लाई करके पहले ए है तो एक को 2 ही बार में आ सकता है ये बस हाँ, पता है इसको परमुटेशन की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो आप। आपको ये पता है ना 3 में से 2 को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 3 में से 2 को अरेंज करने के कितने तरीके हैं? 3p2 है ना, ये पता है आपको। तो हमें नहीं पता कि कितने, अब इसको मिटा देते हैं, ऐसे यूनिटरी मेथड से करेंगे। हमें नहीं पता कि इसमें से 2 कितने तरीके से उठाए जा सकते हैं। हमने मान लिया x तरीके, x वेज से 3 में से 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं, और जो एक सिलेक्शन है उसको अरेंज करने के कितने वेज हैं? x, इसमें से एक सिलेक्शन लोगे, T1 T2 का सिलेक्शन ले लो, तो उनको अरेंज करने के कितने वेज हैं? अरे भैया, जैसे इसमें से कोई 2 ले लो, T1 T2, तो इनको अरेंज करने के कितने वेज हैं? 2 फैक्टोरियल। वही बोल रहे हैं, हमें नहीं पता 3 में से 2 कितने तरीके से उठा सकते हैं। हमने मान लिया 3 में से 2 सेलेक्ट करने के वेज x है, और एक वेज को अरेंज करने के कितने वेज हैं? 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल कर दिया। एक सिलेक्शन को अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल है, तो x सिलेक्शन को अरेंज करने के x इंटू 2 फैक्टोरियल। और ये पता किसके बराबर है? ये है 3p2 के बराबर है। नहीं समझ में आ रहा है कुछ? समझ गया x भी फिर यहाँ से x निकल जाए, नहीं समझे? कोई बात नहीं, बहुत समझाते हैं। इस 4 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो हमें नहीं पता कि कितने तरीके से 4 में से 3 को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने मान लिया 4 में से 3 को सिलेक्ट करने के x वेज, ठीक है, और जो एक सिलेक्शन है उनको अरेंज करने के कितने वेज हैं? 3 फैक्टोरियल। तो एक सिलेक्शन को अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल, तो कितने सिलेक्शन है टोटल? x सिलेक्शन। तो x सिलेक्शन को अरेंज करने के कितने तरीके हो जाएंगे? x इंटू 3 फैक्टोरियल। ये पता क्या है? 4 में से 3 को अरेंज किया गया है, ये वो है आंसर। अब 4 में से 3 को अरेंज करने का फॉर्मूला 4p3b होता है, यहां से हम x निकाल सकते हैं। देखो परमुटेशन में भी पहले ना सिलेक्शन हो रहा होगा, जैसे मैं बोलूं 4 में से 3 को आप अरेंज करो, तो कैसे करोगे? पहले 3 उठाओगे कोई, फिर उसको अरेंज करोगे। तो वही है, पहले हमने सेलेक्ट करा एक्स तरीके से, 4 में से 3 उठाने के एक्स वेज है, और कोई एक सिलेक्शन जो रहा होगा ना उनको अरेंज करने के 3 तरीके, 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। तो एक्स इंटू 3 फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा? 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल। तो एक्स, हाँ एक्स यहां से क्या जाएगा? 4 आ जाएगा। नहीं समझे? तो विजुलाइज करने की कोशिश करो, फिर ट्राई करता हूँ।
आराम से नहीं आया तो दोबारा सुनाइए और एग्जाम्पल लेके समय समझाओ। अच्छा भाई होमवर्क और आसान एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी सी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें से मैंने बोला 2 को आप अरेंज करो, तो 2 को कैसे अरेंज करोगे आप? पहले क्या करोगे आप? पहले 2 उठाओगे इसमें से कोई, तो हो सकता है कि ए बी सिलेक्ट कर लो या बी सी सिलेक्ट कर लो या ए सी सिलेक्ट कर लो। 3 में से 2 सेलेक्ट करने के 3 वेज हैं, और हमने बोला कि 3 में से 2 को अरेंज करना है, तो 3 में से 2 को सिलेक्ट करने के 3 वेज है, और हर एक सिलेक्शन आपस में अरेंज हो सकता है। ये क्या हो सकता है? ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, ए सी, सी ए। तो 1 2 3 4 5 6 तरीके बनाएंगे अरेंज करने। तो इसी को हम ऐसे सोचना चाह रहे हैं कि हमें नहीं पता कि 3 में से 2 को सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, हमें नहीं पता। हमने मान लिया 3 में से 2 को सिलेक्ट करने के x तरीके हैं। अब कोई एक तरीका जो रहा होगा ना, इसका एक तरीका कोई, जैसे मान लो कोई एक सिलेक्शन जैसे BC ले लिया, तो BC को अरेंज करने के कितने वेज हैं? 2 फैक्टोरियल। तो ये जो आंसर आएगा पता क्या आएगा? 3p2 के बराबर होगा। ये है 3 में से 2 का अरेंजमेंट, ये भी 3 में से 2 का अरेंजमेंट हो गया, यहां से x निकल जाएगा। आप समझ रहे हैं? अगर 4 ऑब्जेक्ट है ए बी सी, इसमें से 3 को सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हैं? हमने मान लिया कि x तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, तो x इंटू कितना? क्योंकि कोई भी एक जो सिलेक्शन है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, उनको अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल, तो कितने सिलेक्शन है टोटल? एक नंबर ऑफ सिलेक्शन है, तो उसके लिए हो जाएगा x इंटू 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 4p। फिर यहाँ से x निकल जाएगा। वैसे इसी को जनरलाइज कर सकते हैं। मान लो टोटल n ऑब्जेक्ट्स हैं, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से 8 डिफरेंट को सिलेक्ट करना है, तो किन तरीके से कर सकते हैं? तो हमें n में से r को अरेंज करने का फॉर्मूला पता है, क्या होता है? नहीं, n में से r को अरेंज करना विदाउट रिपीटेशन, तो NPR था ना? नहीं, और हमें नहीं पता। अब हमें क्या करना है? n में से r को सिलेक्ट करना है। हमने मान लिया कि x वेज से हम n में से r को सिलेक्ट कर सकते हैं। x इंटू क्या हो जाएगा? क्योंकि जो एक सिलेक्शन है जिसमें r एलिमेंट्स हैं, उनको अरेंज करने के कितने वेज हैं? r फैक्टोरियल। क्लियर हो पा रहा है? दिमाग लगाओगे तो आसान लगेगा। ये NPR का फॉर्मूला क्या होगा? n फैक्टोरियल बाई माइनस r। तो x क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल बाई, तो x है क्या? n में से r का सिलेक्शन, बेसिकली NCR। समझे? NCR का फॉर्मूला NPR से आ गया, और NPR का फॉर्मूला मल्टीप्लिकेशन रूल से आ गया। समझ में? हेलो, यस सर, आ जाइए। यस, ओके, समझे कुछ? लिखो आप NCR
एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एनसीआर का फुल फॉर्म है नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ एन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स taken are at a time without repetition. इस एनसीआर का मतलब यही है। अब फिर पता एनसीआर का फॉर्मूला सिर्फ इसी केस में लगेगा जब आपके पास n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो, उसमें से r को सेलेक्ट करना है, समझे? अगर मान लो n के n सारे डिफरेंट नहीं है तो फॉर्मूला नहीं लगेगा, फिर आपको समझ के करना पड़ेगा। तो n में से r को सेलेक्ट करने को बोलते हैं एनसीआर। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या होगा? पहले हमने एनसीआर इनटू समथिंग इक्वल टू एनपीआर। यहाँ पर क्या आएगा? आर फैक्टोरियल। तो एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। तो एनसीआर एक्स की जगह मैंने एनसीआर मान लिया इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। अराउंड समझ में आया आपको? करो पूरा समझ में आ गया? एक मिनट में देखता हूँ आपको ये समझने के लिए कि आपको समझ में आएगी, सोच के बताना। फिर मैं पूछ, अगर समझ में आ गया बोल दिया आपने, मैं बोलूंगा बोल के समझाओ। चलो खड़े होके समझाओ, ये बोल सकते। अगर बोल देने समझ में आ गया तो आपको समझाना पड़ेगा। ज्यादा आसान हो जाएगा। जो आपको सही लगे बोर्ड पे जाके कर दो, या खड़े होकर कर दो, या बैठे बैठे भी एक्सप्लेन कर दो, सब चलेगा। बस एक्सप्लेन करना पड़ेगा अगर समझ में आया तो। यहाँ पे एक्स की जगह एनसीआर लिखा है, एक्स नहीं माना, एनसीआर ही माना, बिकॉज यहाँ पे ना एनसीआर नहीं पता था। यहाँ पे जो एनसीआर है वही एक्स है, समझ गए? हो गया 1 मिनट। अब बताओ किसको किसको समझ में आ गया? 1 2 3 4.5 5 लोगों को आ गया। आप लोगों को नहीं आया इस तरह? आप बोलो तो सही, कहाँ पे फाइट है? 11वीं में भी कराया था। कुछ नए बच्चे आए ना, और इसको समझ में आ गया। समझाओ जरा अपने एकदम देसी भाषा में समझा सकते। ये जो लिखा हुआ है ना बोर्ड पे, इसी को समझाना है। तो एनसीआर को हमने नंबर ऑफ सिलेक्शंस मान लिया है और नंबर ऑफ ऑपरेशंस आर फैक्टोरियल। तो एनसीआर इनटू आर फैक्टोरियल को हमें एनसीआर देता है। तो अब क्या कहते हैं,
नहीं, मेन तो बस जो आपको लॉजिक, इसके बाद तो कैलकुलेशन ही है ना। नहीं, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, इसको फिल कराना सबको आपको। ये ऐसा क्यों हो रहा है? राइट, हो गया क्या? तो इसको खत्म कर लेते हैं, खत्म ही हो गया, मतलब इसको क्लियर कर लेते हैं। आया समझ में? हाँ, अराउंड ट्राई करोगे फिर युवान बताएगा आप, ताकि सबको समझ में आए। मुझे पता है कि आपको समझ में आ गया है, कैसे भी जैसे आपको कंफर्टेबल है। अरे बेसिकली एनसीआर कुछ भी नहीं, एक वेरिएबल है। वेरिएबल क्या है, हमने कितने तरीके वेज है कि कितने तरीके से एक चीज को हमने सिलेक्ट करा है एन ऑब्जेक्ट्स को। अगर इतना सिलेक्शन और उसको अरेंजमेंट, मतलब उसके अरेंजमेंट अरेंजमेंट आर, जैसे हमने आर लिए है कि हमने एन ऑब्जेक्ट्स लिए, वो आर में अरेंज करना है। आर में अरेंज करने के लिए आर फैक्टोरियल वेज होते हैं। सिलेक्शन जितने एन के करें इनटू आर फैक्टोरियल, हमारा एन पी आर हो जाएगा। सही बात। लेकिन मैं आप बताओ एग्जांपल्स बताओ, बस समझ में आने चाहिए। 5 पेन है हमारे पास, 5 पेन है, जैसे कोई 2 चाहिए, दो चाहिए। तो कोई 2 पेन मैंने सेलेक्ट कर लूंगा, जो उसकी जितने भी पेज है 2 पेन से सेलेक्ट करने के, उनको मैंने एक वेरिएबल मान लिया एक्स मान लिया। अब उनको मैं अरेंज कैसे कर सकता हूँ? वो 2 फैक्टोरियल हो गया, तो उन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो हमारा अरेंजमेंट के इक्वल होगा, जितनी भी अरेंजमेंट्स हैं हमारे। तो उसको अगर आप फिर कैलकुलेट करोगे तो अपना सही है। आप बताओ, सभी लोग ध्यान से सुनना। जैसे हमारे पास डिफरेंट थिंग्स है, हाँ। और हमें उसका आर हमें सिलेक्ट करना है, आर एट ए टाइम। तो फिर जैसे एक्स है, एक्स वेज ऑफ सिलेक्टिंग, तो फिर जैसे हमने आर सिलेक्ट किया है, तो फिर जैसे हमने पढ़ा कि अगर कोई जैसे 3 डिजिट कुछ है तो उसको अरेंज करने के लिए 3 फैक्टोरियल होता है। वैसे आर ऑब्जेक्ट है, आर ऑब्जेक्ट है तो आर फैक्टोरियल, कोई इसका अरेंजमेंट करता है तो एन एन किया। आया समझ में? आपको समझ में आया क्या है? बताओ आपको आया समझ में? क्या समझ में आया? आप अपने तरीके से बोल सकते हो, अपना कोई एग्जांपल से करो, जैसे इसने 5 पेन ले लिया है ना, ऐसे कुछ भी, बस वो क्लियरिटी आनी चाहिए कि हाँ ये ऐसा क्यों हो रहा है। सर जो एन है वो नंबर ऑफ सिलेक्शंस है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, जैसे कोई भी चीज होगी एन नहीं, एनसीआर है ना, एनसीआर मतलब एक्स वो के मान जो नंबर ऑफ वेज है उसमें से हमने सेलेक्ट किया है, और आर आर फैक्टोरियल वो है जिस तरह से हम उसको अरेंज करते, जैसे ए बी या फिर बी ए, जैसे हमारा 2 फैक्टोरियल होगा वैसे आर फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू एनपीआर होगा। सही है। तो आप बताइए। So X is the number of selections जो हम लोग कर रहे हैं, Yes. R is number of like arranged space, अरेंजमेंट ऑफ आर ऑब्जेक्ट, R objects, तो NPR करके हम लोग एक्स इनटू एनपीआर, X into R factorial into NPR and NPR into वो तो समझ में आ जाएगा, आगे तो कैलकुलेशन। समझा भाई? कुछ क्या, कितना समझा बताओ, क्या समझा बताओ। करो मत, समझ गया तो बोलो ना फिर। एक एग्जांपल की ट्राई कर सकता है। पहले इसको ट्राई करना है। जैसे आपको बताना है, कैसे बताना है? एक क्वेश्चन ये होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, देखो टेस्ट है, मंडे को check तो मैं धीरे सिलेबस आगे नहीं बढ़ा है। सब लगा ले होते हैं भारी करना है। हम वो 2 क्लास में पूरा 3 से खत्म कर दिया। और क्या हो गया? एक क्वेश्चन भारी करना है। और क्या अगले क्या बोलना है? नहीं, अगले संडे तक करना है, टाइम है आपके पास। मेरे पास क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर में 4 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। देखो अगर ऐसे नहीं करोगे तो फिर जेईई का सिलेबस खत्म नहीं हो पाएगा, फिर हम एक ही क्लास में सारा करते रह जाएंगे। अच्छा वो समझा रहा
सर ये सेक्शन 4 सेक्शन होते हैं, ठीक है ना सर। अब वो मेरे पे है, मैं कौन सा सेक्शन पहले Select करना है। सिलेक्शन, या तो सेक्शन डी कर सकता हूँ या सेक्शन ए से शुरू कर सकता हूँ या किसी भी बीच में किसी भी सेक्शन शुरू कर सकता हूँ। तो ये निकालने के लिए मैं किस सेक्शन से पहले शुरू कर रहा हूँ और कितने तरीकों से वो मैं कर सकता हूँ फिर बाद में, वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा हमारा। और मेरा सिलेक्शन, अगर सपोज हमें दिया हो सिर्फ 3 ही सेक्शन करने हैं तो फिर उस सिलेक्शन को कॉम्बिनेशन मान, और उस सिलेक्शन को कॉम्बिनेशन हाँ। मान सकते हैं। ये फिर 3 तो हो गए मेरे पास। देखो एक बार मैं और ट्राई करता हूँ, ठीक है। देखो नहीं समझ में आएगा तो आप लोग बोलना, वरना फिर आपको फिर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, फिर नहीं आएगा समझने को। फिर जो क्वेश्चंस ऑलरेडी कर चुके हैं वो नहीं करने। अगर आपको नहीं छोड़ भी सकते हो उसको। देखो एक एग्जांपल से देखते हैं, ABC है, इसमें से 2 को सिलेक्ट करने के कितने वेज हैं? 2 को सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन ऑफ एनी 2 आउट ऑफ 3। देखो सिलेक्शन में और अरेंजमेंट में फर्क होता है। सिलेक्शन में क्या होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। मान लो आपने AB ले लिया तो BA नहीं आएगा, ये सिलेक्शन है। और अरेंजमेंट में क्या होता है, अरेंजमेंट में ऑर्डर भी मैटर करता है। AB BA, AB एक अलग अरेंजमेंट है, BA अलग अरेंजमेंट है। लेकिन सिलेक्शन में AB और BA सेम चीज है। तो सिलेक्शन में जब आप तो सिलेक्शन को कॉम्बिनेशन बोलते हैं, तो कॉम्बिनेशन में ऑर्डर नहीं काउंट करते हम लोग। ऑर्डर मतलब ये पहले आया वो पहले आया, वो काउंट नहीं करते हैं, वो अरेंजमेंट में काउंट करते हैं, ठीक है। तो प्रश्न ये है कि 3 में से 2 को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करना है तो उसमें ऑर्डर नहीं लेना हमें। तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? हाँ, एक तरीके से मान लिया हम लोगों ने। और जो एक तरीका है, एक तरीका क्या हो सकता है उसको सेलेक्ट करने का, AB हो सकता है। तो AB को अरेंज करने के कितने वेज हैं? 2 फैक्टोरियल। तो एक सिलेक्शन को अरेंज करने के 2 फैक्टोरियल वेज हैं। तो हमने टोटल सिलेक्शन कितना है, X। तो X सिलेक्शन को अरेंज करने के कितने वेज लाएंगे? X into 2 फैक्टोरियल इक्वल टू 3P। आया समझ में? जिसको नहीं आया वो रुक जाएगा, ठीक है, मैं दोबारा समझाऊंगा। जिसको आ गया वो चले जाएगा। संडे को कर देना है।